हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न बायो। लेट्स लर्न बायो विद मी। सो आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल बिहेवियर। तो शुरू करते हैं। एनिमल बिहेवियर। अब एनिमल बिहेवियर में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है ईथोलॉजी। ईथोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज नोन एज ईथोलॉजी। मतलब जिस भी ब्रांच में हम लोग एनिमल के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? ईथोलॉजी, जो एक जूलॉजी की ब्रांच है। और ये कैसी है? एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, तो ईथोलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ जूलॉजी। ठीक है, तो ईथोलॉजी समझ में आ गया। तो वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल के बिहेवियर, व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं उसको हम ईथोलॉजी बोलते हैं। अब ईथोलॉजी है क्या? ईथोलॉजी में जो भी स्टडी करते हैं हम एनिमल बिहेवियर की वो किस तरह की होती है? तो जो स्टडी होती है वो साइंटिफिक होती है और स्पेसिफिक होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कॉमन स्टडी करते हैं, हम पर्टिकुलर एक एनिमल उठाते हैं और उसकी स्पेसिफिकली उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं ईथोलॉजी के अंडर। तो ईथोलॉजी इज़ साइंटिफिक, बायोलॉजिकल एंड स्पेसिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वर्ड ईथोलॉजी है उसका मतलब क्या होता है। तो ईथोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला ईथोस और सेकंड इज लोगस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ईथोलॉजी है किससे मिलके बना है? ईथोस और लोगस। ठीक है, दो वर्ड ने मिलके क्या बनाया? ईथोलॉजी। इसका एथ और इसका लॉजी। इस वर्ड में यहाँ पे ईथोस का मतलब होता है हैबिट और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो वही बात आ गई कि स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, ईथो मीन्स हैबिट, हैबिट्स की स्टडी इज नोन एज ईथोलॉजी। और ये जो टर्म है वो फर्स्ट यूज बाय निको टिनवर्जन। ये निको टिनवर्जन एक साइंटिस्ट, जोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इसको यूज़ किया। तो ये एक पूरा स्लाइड समझ में आ गया। ईथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। ये क्या है? एक ब्रांच है जूलॉजी की। और इसमें क्या होता है? साइंटिफिक और स्पेसिफिक स्टडी होती है एनिमल्स के बिहेवियर की। उसके बाद ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ईथोस और लॉगस। ईथोस का मतलब होता है हैबिट और लोगस का मतलब होता है स्टडी। और ये फर्स्ट किसने यूज़ किया था? निको टिनवर्जन ने। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अभी एनिमल बिहेवियर में मैंने जैसे पहले ही बताया था कि स्पेसिफिक स्टडी होती है। तो फ्रॉग हो गया, ये सिंगिंग बर्ड है कि ये फीडिंग के टाइम पे, ब्रीडिंग के टाइम पे, मेटिंग के टाइम पे तरह तरह की साउंड प्रोड्यूस करती है। ऐसे ही जो फ्रॉग होता है उसमें भी तरह तरह के बिहेवियर एडेप्टेशन होते हैं टाइम टू टाइम। तो ये सब स्टडी हम किस में करते हैं? एनिमल बिहेवियर में। अब हम एनिमल बिहेवियर के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है वो है मूवमेंट पैटर्न्स ऑफ होल बॉडी और पोर्शंस फेशियल एक्सप्रेशंस। जो भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे हम हैप्पी फील करते हैं तो हमारा हैप्पी फेस बनता है, हम लोग सैड फील करते हैं तो हमारा सैड फेस बनता है, और हम रोते हैं तो हमारा रोने वाला फेस बनता है। तो ये जो भी हमारे फेस के एक्सप्रेशंस हैं, जो भी चीज़ें जो सामने हमारा बिहेवियर रिप्रेजेंट होता है, वो सब किसका एग्जाम्पल है? एनिमल बिहेवियर का। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये पीकॉक का एग्जाम्पल है। विजुअलाइजेशन एज वेल एज चेंज इन कलरेशन। जो भी जैसे पीकॉक में जो भी इसके फीदर्स होते हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये एक एनिमल बिहेवियर का एग्जाम्पल है। और उसका रीज़न होता है ताकि वो फीमेल पीकॉक को या पीहैन को आराम से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो इसका यही रीज़न होता है। तो ये भी एग्जांपल किस में आता है? एनिमल बिहेवियर में। कलरेशन मतलब कलर्स में चेंज होना, तो वो भी क्या, किसका एग्जांपल है? एनिमल बिहेवियर का। रिलीज ऑफ ओडर, कुछ एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एक ओडर रिलीज़ करते हैं जिससे वो अपने फीमेल वर्जन को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये सब किस में आते हैं? एनिमल बिहेवियर में। अब ह्यूमन में जो एक आता है बॉडी पोस्चर, ये भी किसका एग्जाम्पल है? एनिमल बिहेवियर का।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी हम एनिमल बिहेवियर पढ़ रहे हैं उसका हमारे रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है या क्यों हम पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है हमें, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एनिमल बिहेवियर का, वो किस में है? एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और सोशियो बायोलॉजी। इन सारी जगहों पे एनिमल बिहेवियर की स्टडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब सबसे पहले जो है वो है एनिमल बिहेवियर एंड द एनवायरनमेंट, कि एनिमल बिहेवियर को हम स्टडी करके एनवायरनमेंट को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या कैसे एनवायरनमेंट को बेनिफिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या है कि बिहेवियर ऑफ एनिमल प्रोवाइड फर्स्ट क्लूज ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड सोशियो बायोलॉजी। जब भी हम किसी एनिमल के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, उसका बिहेवियर स्टडी करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें क्लू मिलता है कि उसकी इन्वायरमेंट कैसा होगा, जिस जगह वो रह रहा है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है और वहाँ की जो सोशियो बायोलॉजी है वो कैसी होगी। तो इसका सबसे पहला क्लू हमें किसी भी एनिमल की बिहेवियर को स्टडी करने के बाद पता चल जाता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप तुम लोग को पता ही होगा कि प्रीडेटर वो होता है जो थोड़ा डोमिनेट होता है, प्रे थोड़ा रिसेसिव होता है और प्रीडेटर हमेशा प्रे के ऊपर फीड करता है कि ये प्रे जो है वो इसको न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं प्रे को, ठीक है? तो इनका इसको फ़ायदा होता है और इसका नुकसान होता है। ये इसको खा लेता है या इसकी चीज़ें यूज़ करता है, इसके घर में आके रहने लगता है, तो वो उस तरह के रिलेशनशिप हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीडेटर और प्रे रिलेशनशिप। तो ये भी हमें किसके कैसे पता चलता है? जब हम उस एनिमल के, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनिमल के एनिमल बिहेवियर के बारे में पता करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें प्रीडेटर और प्रे रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, जिससे हम पूरे इकोसिस्टम की फूड चेन के, फूड वेब के बारे में पता कर पाते हैं कि कौन सा एनिमल किसको खाता है और कौन किस पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है। ये सारी चीज़ें हमें एनिमल बिहेवियर की पढ़ाई करने के बाद ही पता चलता है। Conservation of endangered species required that we know enough about their natural behavior, migratory behavior, home range size, foraging communication। अब क्या होगा कि जैसे कुछ ही स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, कि वो अगर उनकी प्रॉपर देखभाल नहीं हुई तो वो ख़त्म होने के कगार पे हैं। तो जब हम स्टडी करते हैं तो हम इस तरह की स्पीशीज़ के बारे में पता कर पाते हैं, और पता तभी कर पाते हैं जब हम उनका बिहेवियर नोटिस करते हैं। तो हम इस तरह से अपने एनवायरनमेंट को, अपनी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, फूड वेब को, उन सब चीज़ों को बचा सकते हैं और उनके बेनिफिट के लिए, उनकी स्टोरेज के लिए, उनको सँभालने के लिए बहुत सारी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस या स्टेप या बोलो कि बहुत सारी चीज़ें प्रोहिबिट कर सकते हैं कि उनको फ़ायदा हो। तो यही एक सबसे मेन सिग्निफिकेंस है एनिमल बिहेवियर का। क्या? कि सबसे पहले हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में पता कराते हैं कि किस तरह का एनवायरनमेंट है आसपास, कैसा सोशल लाइफ है उसके आसपास, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप क्या है, कि वो किसके ऊपर निर्भर है खाने के लिए या कौन उसको खा रहा है। तो इस तरह से हम फूड वेब का पता कर लेते हैं। उसके बाद जैसे कुछ एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, हम उनके भी बारे में पता कर लेते हैं कि जब हम स्टडी करते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ खतरे में है, ठीक है? तो ये सारी जो सिग्निफिकेंस है वो तभी मिलती है जब हम एनिमल बिहेवियर को अच्छे से स्टडी करते हैं। उसके बाद है सेकंड जो सिग्निफिकेंस है, सेकंड जो इम्पोर्टेंस है, वो है एनिमल बिहेवियर एंड सेल बायोलॉजी। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो एनिमल के बिहेवियर से क्या होता है कि जैसे ये एक साइंटिस्ट हैं सर चार्ल्स सैरिंगटन, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। क्यों? फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल्स। इन्होंने एनिमल के बिहेवियर पे ऑब्जर्व करके जो नर्वस सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताया था, तब इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये भी एक क्या है, सिग्निफिकेंस है कि हम एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करने के बाद हम उनके जो भी स्ट्रक्चर हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी फंक्शन हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकते हैं, जो कि सेल बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं।
ठीक है। फंक्शन ऑफ न्यूरोटॉक्सिक केमिकल्स एंड देयर यूज इन वेरियस मेडिसिन्स, ये भी किस वजह से आया, एनिमल बिहेवियर की स्टडी की वजह से। रिसेंट वर्क इन एनिमल बिहेवियर इम्पैक्ट ऑन साइकोलॉजिकल एंड सेलुलर रिसर्च, जो भी फर्दर हम एनहांसमेंट देख रहे हैं इस स्टडी में, ये साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल और सेलुलर एनरिचमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं। और बहुत सारी सेल बायोलॉजी जो है वो इम्यून सिस्टम को भी एनहांस करने में यूज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ एंटीबायोटिक्स वगैरह। एनिमल बिहेवियर एंड साइंस एजुकेशन, जो भी एनिमल बिहेवियर है वो ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि जूलॉजी में ही है, उसका यूज़ सारी जगह पे, साइकोलॉजी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सभी जगहों पे हम लोग क्या देखते हैं, एनिमल बिहेवियर का यूज़ देखते हैं। अब उसके बाद एनिमल बिहेवियर ह्यूमन सोसाइटी पे भी इम्पेक्ट करता है, और सारे एनिमल्स के बारे में जब हम जान पाते हैं तो हम आराम से उनके जो भी, कि उनको क्या चीज़ बेनिफिट कर रही है, उनको क्या चीज़ हार्म कर रही है, उनके लिए क्या, उनका उनका सूटेबल प्लेस क्या है, उनका प्री प्रेडेटर रिलेशनशिप क्या है, वो सब चीज़ें हम एनिमल बिहेवियर के तौर पे जान लेते हैं। तो ये इस वाली स्लाइड में हम लोगों ने एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ा कि वो क्या होता है, उसकी स्टडी हम किस ब्रांच में करते हैं, फिर उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे कि किस किस तरह के एग्जाम्पल होते हैं, और उसके बाद हमने बेनिफिट देख लिए कि हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना, आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। थैंक यू।